हाँ जी, तो ये सब हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर। तो लास्ट क्लास में हमने ये वाला पार्ट देखा था काफी ध्यान से। क्या रहा, जब आप देखते हो ट्राइकिया को, ट्राइकिया आपका लंग्स में जाके बाइफरगेट कर रहा है, आपका कर रहा है वो बाइफरगेट, और बाइफरगेट करने के बाद इट इज फॉर्मिंग योर प्राइमरी ब्रोंका। द फर्स्ट थिंग यू गेट टू सी ओवर इज गोइंग टू बी प्राइमरी ब्रोंका, जो आपका लंग्स के अंदर चला जाता है। अब वो आपका और ब्राउंस आउट करेगा यहाँ पे, इट विल बी फॉर्मिंग समथिंग लाइक योर सेकेंडरी ब्रोंका, उसने और ब्राउंस आउट वहां पे करना है, इट विल फॉर्म द सेकेंडरी ब्रोंका, देन वो बनाएगा टर्शियरी ब्रोंका, एंड देन उसके बाद आपको मिलते हैं यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स। राइट, तो सबसे पहले जो ब्रोंक्यूल्स मिलेंगे वो मेरे होंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और फिर मुझे मिलेंगे यहाँ पे मेरे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और उसके बाद मुझे मिलता है एल्वियोलार डक्ट, और उसमें लगा होता है मेरा एल्वियोलार सैक। अब सैक ये जो होता है ना, सैक आपका किसी ग्रेप्स से, एक बंडल ऑफ ग्रेप्स जैसे होते हैं वैसे वो दिखता है यहाँ पे। दिस सैक is going to look like a bundle of grapes, and this sac is going to be having a large number of alveoli. अगर मैं सैक को अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा ध्यान से, तो मुझे इसके अंदर कई सारे एल्वियोलाई मुझे यहाँ पे देखने के, गोल गोल मुझे यहाँ पे एल्वियोलाई देखने के लिए मुझे मिल जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने देखा था, यहाँ पे हमने देखा था कहाँ पे सी शेप रिंग है और कहाँ पे आपका सी शेप रिंग आपको नहीं मिल रहा। यार इतना, ये जो कार्टिलेजस रिंग है इसका काम होता है टू प्रोटेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक फ्रॉम गेटिंग कोलैप्स्ड, सो कोलैप्स होने से आपको ये आपको बचाएगा। तो ये हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था, और हमने ये भी देखा था कि कैसे कोई स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट के अंदर, एक्सक्यूज मी, इसका एडवांटेज होता है, आपके ब्रोंकियल्स कैसे आपके डायलेट होंगे इन स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, और उसका एडवांटेज कैसा होगा। और ये भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, तो आपका जो हिस्टामाइन होता है ये आपका आता है ड्यूरिंग द योर अस्थमा अटैक। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। सी, अस्थमा का अटैक है ना, कई बार कुछ एलर्जन से भी आता है, कई बार एयर के अंदर कुछ एलर्जेंस होते हैं, उससे भी आपको अस्थमा का अटैक आ सकता है। अब जैसे अगर आपको अस्थमा का अटैक आता है तो याद रखना आपके बॉडी में हिस्टामाइन का अमाउंट बढ़ जाएगा, आपके बॉडी में हिस्टामाइन का अमाउंट बढ़ जाएगा, और जैसे हिस्टामाइन का अमाउंट बढ़ेगा ये जाके क्या करेगा, ये जाके कंस्ट्रिक्ट करेगा आपके ब्रोंक्यूल्स को, या क्या आपके ब्रोंक्यूल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, और जैसे आपके ब्रोंक्यूल्स को ये कंस्ट्रिक्ट करेगा आपका एयर फ्लो आपका वहां पे हो जाएगा कम, एंड दैट्स व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ ब्रीदिंग हेवीली, दैट्स व्हेन यू सी कि वो पर्सन को ब्रीथ करने में डिफिकल्ट होता है, वो मुंह से ब्रीथ करने लगता है, ऑल दोस थिंग्स हैपन, राइट। और इसी टाइम पे वो पर्सन को अगर आप उसके हाथ में वो स्प्रे दे दो जिसे हम नेबुलाइजर कहते हैं, अगर वो उसके अगर आप हाथ में दे दो, वो स्प्रे को यूज करेगा, और वो स्प्रे क्या करेगा, वो वापस से डायलेट कर देगा ब्रोंक्यूल्स को, वो वापस से ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देगा, एंड फिर वो नॉर्मली वापस ब्रीथ कर पाएगा। सो प्लीज नो दिस थिंग, राइट। कुछ याद रहे ना रहे, इतना रखना कि हिस्टामाइन यहाँ पे क्या कर रहा था, क्योंकि ये टर्म आपके सामने बार बार वापस आएगा। सो हिस्टामाइन यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट कर रहा था आपके यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स को, राइट, जो आपको देखने के लिए मिला था जैसे ही आपको एक अस्थमा का अटैक आया, वो टाइम पे आपका हिस्टामाइन आपके यहाँ पे रिलीज होता है। ओके, नाउ दिस इज समथिंग वी हैव सीन, इसको थोड़ा ध्यान देते हैं। नोस्ट्रिल, तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, नोस्ट्रिल तो आपकी एक्सटर्नल ओपनिंग है, राइट, जहां से आपका एयर अंदर जाएगा, सो दैट्स योर नोस्ट्रिल, उससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। हाँ, आपको इतना रखना है कि आपके जो नोज होते हैं, जो आपके जो दो पार्ट होते हैं नोज के, राइट एंड लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है, बीच में आपका होता है आपका कार्टिलेज, बीच में आपको कार्टिलेज देखने के लिए मिल जाएगा। सो लेट्स सी, यहाँ पे लिखा हुआ इन लोगों ने, नेजल कैविटी इज सेपरेटेड बाय अ कार्टिलेजिनियस नेजल सेप्टम। तो बीच में जो आपको जो पार्टीशन आपको मिलता है उसे हम बोलते हैं सेप्टम, और ये आपका कार्टिलेज से बना हुआ होता है। अब बात ये है कि आपका ये जो कार्टिलेज से बना हुआ है काफी इजीली टूट सकता है, याद रखना, बोन तो हार्ड होता है, कार्टिलेज इतना हार्ड नहीं होता। कभी अगर आपने देखा होगा, या आपके स्कूल में कभी बॉक्सिंग में आपने देखा होगा, तो काफी बार होता है कि नाक वाले एरिया से आपको लाइक इट्स वेरी लाइकली चांस कि आपको ब्रेक होता है, अगर आप बॉक्सिंग कर रहे हो या अगर आप कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट कर रहे हो, तो नाक का ब्रेक होने के चांसेस थोड़े लाइक काफी इजीली होते हैं, बिकॉज इट विल हैव द कार्टिलेज ओवर देयर। इफ यू, अगर आपके नक्कल वहां पे बार बार हिट हो रहे हैं, देन देयर इज अ लाइकली चांस कि आपको ब्रेक होगा। ओके, याद रखना, इज मेड ऑफ कार्टिलेज एंड इट इज फॉर्म द सेप्टम, जो आपके दोनों राइट एंड लेफ्ट आपके नोस्ट्रिल को सेपरेट करता है। देन यू हैव अ नेजल कॉन्का है, नेजल कॉन्का वाला एरिया जो यहाँ पे होगा, लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू ओवर हियर, ये वाला जो जोन है मेरा यहाँ पे, ये मेरा जो मेरे यहाँ पे जोन है, दिस पर्टिकुलर जोन ओवर हियर, दैट इज नोन एज माय नेजल कॉन्का है। ये सारी लेबलिंग आपको याद नहीं रखनी, राइट, कुछ एक लेबलिंग जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो ये एक पैसेज है बेटा, इसमें कुछ अलग सा है नहीं, एक पैसेज है जहां से मेरा एयर पास होगा, दिस इज अ पैसेज थ्रू विद द एयर विल पास। यहाँ पे आपको कई सारा म्यूकस भी मिलेगा देखने के लिए, राइट, and this from here the air will pass and the air will go inside the
will pass through the pharynx into your windpipe. That is going to be a trachea. उसके अंदर आपका एयर यहाँ पे जाएगा. याद रखना आपका जो फूड पाइप है वो पीछे है, वो आपके विंड पाइप के पीछे आपका फूड पाइप मिलेगा. आपका फूड पाइप के आगे आपको मिलता है यहाँ पे देखने के लिए आपका विंड पाइप. तो ये आपका यहाँ पे दिख रहा है. हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग. उसके बाद यहाँ पे आपको ओल फैक्ट्री एपिथेलियम जहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैं चाहूंगा कि ये टर्म को आप याद रख लो. जब भी आपके सामने ओल फैक्ट्री टर्म आए, याद रखना इट विल हैव अ रोल ऑफ सेंस ऑफ स्मेल. सेंस ऑफ स्मेल. कभी भी आपके सामने ओल्ड फैक्ट्री टर्म है ना, कभी भी आपको कोई आपके गेट के बाहर अगर लिख के जाए ओल्ड फैक्ट्री, तो याद रखना ये जब भी आपके सामने टर्म है, याद रखना दैट इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू योर सेंस ऑफ स्मेल, राइट. सो ओल्ड फैक्ट्री एपिथेलियम अगर यहाँ पे आपका है, यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये वो एरिया होता है जहां पे आप आप डिटेक्ट करते हो स्मेल को, आप स्मेल को डिटेक्ट करते हो, वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड. So nasal concha, it arises as a form of a wall of a nasal cavity and increase the surface area of the nasal cavity. So इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा याद नहीं रखना, that's a nasal concha है. फिर आपका आता है pharynx. आपको मैंने पहले ही बताया था pharynx is going to have 3 parts and both food and air passes through the pharynx, right? larynx आपका रहता है voice box. और syrinx क्या होता है, किसको याद है syrinx क्या होता था? anyone remember syrinx होता क्या था? पार्ट में होता है. हाँ जी, ये रहेगा मेरा वॉइस बॉक्स इन द बर्ड्स, दैट इज गोइंग टू बी अ सिरिंक्स. ओके, तो याद रखिएगा आपका जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो फिल्ट्रेशन करेगा एयर की, वार्मिंग करेगा एयर की, एंड इवन द ट्रैपिंग ऑफ द डस्ट पार्टिकल, राइट. इवन आपके एयर को वार्म करता है. ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बताऊं कि जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे वार्मिंग ऑफ एयर की, तो याद रखना चाहे बाहर का टेम्परेचर कितना ही लो क्यों ना हो, जब आपने एयर को ब्रीद इन कर लिया तो उसको आपके बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से उसे आपको लाना पड़ेगा. द एयर हैज टू बी ब्रॉट टू अ सेम टेम्परेचर. एयर का और बॉडी टेम्परेचर आपको सेम करना पड़ेगा, और वो काम आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक आपका यहाँ पे करेगा. ठीक है, सो अब आपका यहाँ पे एयर लैरिंग से पास होगा और जाएगा आपके ट्राइकिया के अंदर. नाउ इट विल एंटर इनसाइड द ट्राइकिया. ओके, लेट्स सी. एक्सक्यूज मी. नाउ जब मैं यहाँ पे ट्राइकिया की बात कर रहा हूँ तो कुछ चीजें आपको पहले तो यहाँ पे आर्ग्यू कि ट्राइकिया में क्या है क्या नहीं है. सो ट्राइकिया इज गोइंग टू हैव प्रेजेंस ऑफ इट्स लेंथ, इसका रहेगा अराउंड 12 सेंटीमीटर का, इसका यहाँ पे लेंथ रहेगा, राइट. ट्राइकिया का लेंथ होता है 12 सेंटीमीटर. क्या आप बता सकते हो कि ईसोफेगस का लेंथ कितना होता है? 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर, राइट. याद रखना है सबने, बहुत बढ़िया. ठीक है, अब देखो यार यहाँ पे बेरिंग अ कार्टिलेजिनियस रिंग्स मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज. एक टाइप का कार्टिलेज होता है और ये इनकम्प्लीट रिंग होती है. मैंने आपको पहले बताया था ये सी शेप की आपकी रिंग होती है और ये इनकम्प्लीट होती है, और यही कार्टिलेज रिंग आपको मिलती है ट्राइकिया के अंदर और इवन ब्रोंकाई के अंदर, राइट. क्या रोल होता है? प्रिवेंटिंग द कोलैप्सिंग ऑफ द वॉल ऑफ द ट्राइकिया ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन के दौरान आपका ये ट्राइकिया का वॉल कोलैप्स ना हो, इसलिए आपको रिंग देखने के आपको मिल जाएगी. देन ये आपको याद रखना है, आपको ट्राइकिया के अंदर इवन आपके नेजल पैसेज के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनार सीलिएटेड एपिथेलियम. अब आपके एनसीईआरटी में सूडो स्ट्रेटिफाइड मेंशन नहीं किया होगा, बट स्टिल यू कैन रिमेंबर दिस मच अमाउंट ऑफ थिंग, इट विल हैव कॉलुमिनार सीलिएटेड एपिथेलियम. अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे होता क्या है, मैं लेफ्ट में यहाँ पे आपको बना के बताता हूँ कि समझो ये आपका ट्राइकिया है, समझो आपका यहाँ पे ट्राइकिया है और यहाँ पे मेरे हैं सीलिएटेड एपिथेलियम मेरे यहाँ पे लगे हुए हैं. लेट्स सपोज मेरे यहाँ पे सीलिएटेड एपिथेलियम यहाँ पे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे उसका सीलिया यहाँ पे आपको दिखेगा काफी ज्यादा. अब इनका काम क्या होता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली. इनका काम क्या होता है, ये हमेशा म्यूकस को पुश करते हैं टुवर्ड्स द फेरिंग्स. जो मेरे सीलिएटेड एपिथेलियम यहाँ पे है, जो मेरे कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम यहाँ पे होंगे, ये अपने मूव करेंगे, दे विल हैव द सीलिया एंड इट विल मूव. और जब ये सीलिया यहाँ पे मूव करेगा, ये आपके म्यूकस को पुश करेगा. तो यहाँ पे जो भी आपका म्यूकस होगा ना, जो भी आपका यहाँ पे म्यूकस है, वो म्यूकस को पुश किया जाएगा टुवर्ड्स द फेरिंग्स, याद रखेगा. तो इसका सिंपल सा रोल होता है. इसका रोल ये है कि अगर कोई पैथोजन आ रहा है, कोई डस्ट पार्टिकल आ रहा है, उसे इसने करना है ट्रैप. इस सिलिएटेड एपिथेलियम ने उसे ट्रैप करना है और म्यूकस के साथ ये भेजेगा इसे टुवर्ड्स द फेरिंग्स. इट विल पुश इट टुवर्ड्स द फेरिंग्स. याद रखना, दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी पुशिंग टुवर्ड्स द फेरिंग्स. सो यू पुश टुवर्ड्स फेरिंग्स. अब बात ये है कि यार फेरिंग्स पे तुम क्यों पुश कर रहे हो?
अगर तुम्हारा म्यूकस के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल है, अगर तुम्हारे म्यूकस के अंदर कोई बैक्टीरिया है, तो उसे आप पुश कर रहे हो फेरिंग्स की तरफ। इसका रीजन क्या हुआ? फेरिंग्स की तरफ इसलिए पुश किया जा रहा है ताकि उसे आप स्वेलो कर लो, राइट? जो आपका जो ऊपर आएगा ना म्यूकस, आपका जो आपके मुंह में आएगा आपके ट्राइकिया से, उसे आप स्वेलो कर लोगे। और जब आप उसे स्वेलो कर लोगे तो क्या होगा? आपका म्यूकस पूरा जाएगा आपका पेट के अंदर। और आपको तो मालूम ही है कि आपके पेट के अंदर पीएच कितना होता है। द पीएच इज गोइंग टू बी वेरी लो इन द पेट, इन द स्टमक, राइट? तो वो जो आपका लो पीएच आपका मिलेगा, द पीएच इज गोइंग टू बी अराउंड लाइक 2 इन द स्टमक। और उस पीएच के अंदर आपका कोई भी पैथोजन, हाँ जी बेटा बोलिए, आपका कोई भी पैथोजन वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएगा, राइट? सो दैट इज व्हाई यू डू दैट। तो कितना होता पीएच? स्टमक के अंदर 2 बेटा, 2। अगर प्रिसाइसली लिखा था इट विल अराउंड लाइक 1.8 to 2, बट आपको 2 वैल्यू याद रखनी है। लेकिन अगर आपको 1.8 आता है देन आल्सो यू अंडरस्टैंड इट इज वेरी क्लोज टू 2, ठीक है? तो दैट इज द पीएच इन द स्टमक। और ये पीएच आप जानते हो ये क्यों होता है? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर HCl। ओके सर। हाँ जी, तो ये आपको याद रखना है। तो याद रखना ये जो कॉलमनार सिलेटेड एपिथेलियम है, इनका काम होगा ये पुश करेंगे म्यूकस को टुवर्ड्स द फेरिंग्स। याद रखना, इट विल पुश टुवर्ड्स द फेरिंग्स, और फेरिंग्स से आप उस म्यूकस को स्वेलो कर लेते हो, ठीक है? और तो ये एक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे याद रखनी है और समझनी है। नाउ म्यूकस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, बिल्कुल बेटा म्यूकस ग्लैंड होता है ट्रैकिया के अंदर। आपको ट्रैकिया में काफी ज्यादा म्यूकस ग्लैंड मिलेगा जो म्यूकस सीक्रेट करेगा, तो वो तो आपका अंडरस्टैंडेबल है, राइट? एट अ बेस ऑफ अ प्राइमरी ब्रोंकाई अराइजेस which enters the right and left lung, right? At the base primary bronchi आपका यहाँ पे अराइज होगा। वो 2 ब्रांचेस जो निकलते हैं ना आपके, उसको ही हम बोलते हैं हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई। आपने यहाँ पे देखा था ये जो 2 ब्रांचेस यहाँ पे निकल होते हैं, इनको ही हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। और ये जाएंगे राइट और लेफ्ट लंग के अंदर। दे आर द वन व्हिच विल गेट इनसाइड द राइट एंड लेफ्ट लंग। दैट इज समथिंग व्हिच विल हैपन ओवर हियर, ठीक है? तो ट्रैकिया के बारे में प्लीज इतनी चीजें याद रखना। अब होता क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो इसमें से वो लोग पूछते नहीं है, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, जिसमें कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं होती। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है आपका कि यार विच काइंड ऑफ एपिथेलियम आई गेट टू सी इन ट्राइकिया, या आता है क्वेश्चन दैट द सिलेटेड एपिथेलियम सीन इन ट्राइकिया is going to push the mucus in which particular direction, right? Those kind of question they ask you. इसमें से ज्यादा आपका क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन नहीं आता, वो आगे में से आएगा। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल सिंपल वाला है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो क्या ट्राइकिया आपको यहाँ पे क्लियर? इज द ट्राइकिया पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन रहता है डायरेक्टली पूछ सकते हो, बिल्कुल आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो, ठीक है? ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर लंग्स वाला पार्ट। अब लंग्स की मैं बात करता हूँ तो याद रखना है आपके पास 2 लंग्स है। यू हैव द लंग्स एंड दे आर प्रेजेंट इन द थोरैसिक कैविटी। ये आपकी जो चेस्ट कैविटी जो आपके यहाँ पे होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द चेस्ट कैविटी इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय थोरैसिक कैविटी। अब एक चीज याद रखना कि यार ये जो आपकी जो थोरैसिक कैविटी है ना, यहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है देखने के लिए। आपको यहाँ पे मिलता है आपके देखने के लिए आपके रिब केज, दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी। आपको यहाँ पे रिब केज देखने के लिए मिलेगा। सो लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर। अगर मैं बात करता हूँ मेरे थोरैसिक कैविटी की, तो याद रखिएगा यहाँ पे मुझे मिलेगा देखने के लिए मेरा रिब केज। यहाँ पे मेरा रिब केज मुझे मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे मुझे रिब्स मिलेंगी। और रिब्स मुझे कहाँ मिलेंगी? आगे की साइड होंगी या पीछे की साइड होंगी? रिब्स कहाँ पे होंगी? आगे होगी या पीछे होगी मेरे? पीछे सर। आगे आगे होती है बेटा, आगे होती है। रिब्स आपके आगे रहेंगी, ठीक है? पीछे आपका रहता है वर्टिबल कॉलम, पीछे आपका रहती है बैकबोन, तो पीछे आपका रहेगा वर्टिबल कॉलम। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताओ, आप बताओ कि डॉर्सल वेंट्रल क्या होता है? मालूम है क्या आपको डॉर्सल वेंट्रल क्या होता है? यस सर। हाँ, तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मगरमच्छ बैठा हुआ है किनारे पे और अगर मैं उसे पत्थर फेंक के मार रहा हूँ तो पत्थर कहाँ लगेगा? डॉर्सल पे लगेगा, वेंट्रल पे लगेगा? डोर्सल। पक्का? डोर्सल पे। हाँ सुनो, सही कह रहा, आपका आंसर सही, जिन्होंने डॉर्सल बोला। याद रखना जो आपका जो बैक वाला जो एरिया यहाँ पे होगा ना, दैट इज माय डॉर्सल। जो पेट वाला जो मेरा यहाँ पे एरिया है, दैट इज गोइंग टू बी माय वेंट्रल साइड, ओके? वो मेरा वेंट्रल का, और पीछे वाला मेरा जहाँ पे रहेगा वो मेरा डॉर्सल रहेगा। सो याद रखना, अगर मैं ह्यूमंस की बात करता हूँ, ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में याद रखना, सो मेरा जो ये हमारा जो बैक वाला जो मेरा एरिया है यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी द डॉर्सल साइड। और जो मेरा फ्रंट वाला जो मेरा यहाँ पे एरिया होगा, जो भी मुझे फ्रंट में मिल जाए, दैट्स माय वेंट्रल साइड। तो अब होता क्या है कि आपका जो रिब केज है, आपके जो आई वुड से आपके जो रिब्स है यहाँ पे, दे आर ऑन योर वेंट्रल साइड, ये आपके वेंट्रल साइड पे है, ठीक है? और आपका जो बैकबोन होता है वर्टिबल कॉलम, राइट,
The vertebral column you have, dorsal होती है. right, that will be on your dorsal side. ये आपका रहेगा on the dorsal side. Dorsal side. अब होता क्या है ना बेटा कि आपका रिब केज के आगे वेंट्रल साइड पे आपको एक तो रिब्स मिलेंगी और वेंट्रल साइड पे आपको एक और चीज मिलती है देखने के लिए, उसे हम बोलते हैं स्टर्नम. एक सिंगल बोन होती है जिसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे स्टर्नम. तो स्टर्नम एक आपको बोन मिल जाएगी आपके रिब्स के वहां पे, आपके वेंट्रल साइड पे आपको मिलेगी एक बोन जिसे हम देखेंगे पिक्चर के अंदर, जिसे हम बोलते हैं हमारा स्टर्नम. सर ये चेस्ट, बोलिए. सर ये चेस्ट बोन होती है ना हाँ, ये स्टर्नम आपकी में. चेस्ट बोन होगी. ठीक है. तो होता क्या है ना, स्टर्नम जो आपकी जो मिड लाइन में आपकी पूरी बोन आएगी, आपकी मिड लाइन में आपकी बोन आएगी और उससे ही मेरे अटैच होते हैं रिबकेज, उससे ही मेरा पूरा रिबकेज वहां पे अटैच होगा. सो लेट मी शो यू द पिक्चर ओवर हियर. समवेयर ओवर हियर देयर शुड बी अ पिक्चर. हाँ जी. तो अगर ये वाला देखोगे आप, ये बीच में जो आपका जो बोन है यहाँ पे, दैट इज माय स्टर्नम. ये मेरा यहाँ पे स्टर्नम. दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो, राइट. दूसरी चीज, जो ये जो रिब्स आपको दिख रहे हैं, दिस आर माय रिब केज. ये जो आपको रिब दिख रही है टोटल 12 होते हैं, ये आपको यहाँ पे रिब केज आपको दिख जाएगा. और पीछे के साइड पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये साइड व्यू से अगर आप देखोगे तो ये आपका रहेगा यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम. ये आपका वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है. तो ये आपका रहता है. सो याद रखना, दिस इज माय थोरैसिक कैविटी. और थोरैसिक कैविटी में आपको ये सब दिख रहा है, आपको ये सब दिख जाएगा. और मैं कह सकता हूं कि मेरे लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज. I can very clearly say over here that my lungs are protected by the rib cage. बिल्कुल लंग्स यहाँ पे रहेंगे. हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग जो भी ज्वाइन किए हैं. लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज. पूरा रिब केज आपके लंग्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा, राइट. पूरा उसे प्रोटेक्शन मिल जाए यहाँ पे. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. और लंग्स को ही नहीं, इवन इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द हार्ट एज वेल. ये आपके हार्ट को भी वहां पे प्रोटेक्ट कर लेता है. तो याद रखना आप लोग ये चीज कि थोरैसिक कैविटी में आपको मिल रहा है रिब केज, राइट. आपको रिब्स मिल जाए. और आपको स्टर्नम बोन कौन सी होती है याद रखना, वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होता है रिब ऑन द डोर्सल साइड. और ये जो पूरा थोरैसिक कैविटी है जिसमें आपको रिब केज मिल रहा है पूरा के पूरा, ये पूरा जो स्ट्रक्चर उसे हम बोलते हैं रिब केज. इसके अंदर मेरे लंग्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, राइट. अब हम थोड़ा लंग्स के बारे में यहाँ पे बात करते हैं. अगर मैं बात करूँ लंग्स की यहाँ पे सेपरेटली, तो यू हैव टू लंग्स. You have a right lung and you have a left lung. अब अगर मैं दोनों लंग को कंपेयर करूंगा, अगर मैं किसी ह्यूमन बॉडी को अगर मैं ओपन करता हूं और मैं अगर दोनों लंग को यहाँ पे कंपेयर करूंगा, सो व्हाट विल हैपन कि जो मेरा लेफ्ट लंग होगा ना, वो थोड़ा सा होगा स्मॉल. इट इज गोइंग टू बी स्लाइटली स्मॉलर. द लेफ्ट लंग इज गोइंग टू बी स्लाइटली स्मॉलर. और यहाँ पे एक एरिया होता है, एक छोटा सा स्पेस होता है, और उस स्पेस को मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ कार्डियक नॉच. कार्डियक नॉच, राइट. उसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे कार्डियक नॉच, जहां पे मैं अपना हार्ट को प्लेस करूंगा. यहाँ पे मेरा हार्ट रखा हुआ होता है. इसलिए आप जानो कि हार्ट जो आपका होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, राइट. सो रखना, लेफ्ट लंग आपका रहेगा थोड़ा सा छोटा और वहां पे आपको एक नॉच मिलेगा और उसको हम बोलेंगे यहाँ पे कार्डियक नॉच. और यहाँ पे आप हार्ट को रखते हो. सो ओवर हेड द हार्ट इज प्लेस्ड. इस में आपको हार्ट यहाँ पे मिल जाएगा. अब उसके अलावा अगर मैं लंग को निकाल के देखता हूँ थोड़ा और डिटेल में अगर देखता हूँ मैं लंग को, सो अगेन इट विल हैव अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग. इसके अंदर भी मुझे मिलेगी देखने के लिए, मेरे यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन कवरिंग मुझे यहाँ पे दिख जाएगी. सो प्लीज रखना, द लंग विल हैव द डबल मेम्ब्रेन कवरिंग. और दोनों में आपको दिख जाएगी. हाँ जी बेटा, बोलिए, कुछ क्वेश्चन तो पूछ लीजिएगा. दिस डबल मेम्ब्रेन कवरिंग इज कॉल्ड एज माय प्लूरे. ये जो डबल मेम्ब्रेन कवरिंग जो मुझे मिलेगी मेरे लंग्स की, दिस डबल मेम्ब्रेन कवरिंग इज कॉल्ड एज माय प्लूरे. ये है मेरी डबल मेम्ब्रेन कवरिंग. डबल मेम्ब्रेन कवरिंग, इससे पहले हमने ये टर्म सुना था जब हम देखते थे हमारा क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, उन सब में हम देखते थे. अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डबल मेम्ब्रेन कवरिंग आपको यहाँ मिल रही है, दैट इज कॉल्ड एज माय प्लूरे. इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ प्लूरे. दैट्स वन थिंग. अब प्लूरे जो आपका यहाँ पे है, द प्लूरे विच यू गेट टू सी ओवर हियर, इसका भी लाइक इन्होंने डिवीजन किया हुआ है. एक होता है आपका आउटर प्लूरे और एक होता है आपका इनर प्लूरे. सो आउटर वाले को हम इवन कहते हैं एज अ पैराइटल प्लूरे. पैराइटल प्लूरे. और जो आपको जो इनर वन यहाँ पे होता है, द इनर वन इज कॉल्ड एज माय विसरल प्लूरे. दैट इज गोइंग टू कॉल्ड एज माय विसरल प्लूरे.
ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, इसमें आपको ये वाला पार्ट याद रखना पड़ेगा दैट जो आउटर वाला है मैं यहाँ पे लिख दूँ, द आउटर वन इज कॉल्ड एज माय पैराइटल प्लूरे, और जो आपका जो इनर वाला है द इनर मेम्ब्रेन, द इनर मेम्ब्रेन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय विसरल प्लूरे, राइट। सो ये आपको दो आपको मेम्ब्रेन यहाँ पे याद रखनी है, एंड दिस इज माय डबल मेम्ब्रेन कवरिंग कॉल्ड एज माय प्लूरे कलेक्टिवली, राइट। अब ये जो मेरी मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन कवरिंग है यहाँ पे, इसके बीच में मुझे कुछ मिलेगा, इसके बीच में मुझे मिलेगा देखने के लिए कुछ फ्लूइड, इसके बीच में आपको यहाँ पे फ्लूइड देखने के लिए मिल जाएगा, एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज योर प्लूरल फ्लूइड। इस फ्लूइड को मैं बोलूंगा यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड। तो याद रखना है आपको यहाँ पे कि आपकी जो दो मेम्ब्रेन है यहाँ पे, उसके बीच में आपको थोड़ा सा फ्लूइड मिलेगा, एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज माय प्लूरल फ्लूइड। उस फ्लूइड को मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ प्लूरल फ्लूइड। और वो फ्लूइड क्या करता है ना कि देखो, आप जब ब्रीदिंग कर रहे हो, आपके लंग्स एक्सपांड करेंगे और आपके वो रिलैक्स भी करेंगे। तो जब भी आपके लंग्स एक्सपांड कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, वो टाइम पे क्या होता है ना कि आपकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन आपकी एक दूसरे को टच होती है, आपकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन एक दूसरे को यहाँ पे होगी टच, राइट। बट दैट वोंट क्रिएट एनी फ्रिक्शन, बट वो जब वहां पे टच होगी वो वहां पे कोई फ्रिक्शन क्रिएट नहीं करेगी, बिकॉज आपके पास है यहाँ पे आपका प्लूरल फ्लूइड। देखो होता क्या है ना, अब तुम जरा सोचो यहाँ पे, अगर थोड़ा हार्ड होती दोनों मेम्ब्रेन जो आपकी है, अगर उसके बीच में कोई लुब्रिकेंट नहीं होता, तो काफी लाइकली चांस है कि दोनों एक दूसरे के साथ टच करती, और टच करने के दौरान कई सारे डैमेजेस वहां पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। काफी लाइकली चांस है कि अगर आपकी मेम्ब्रेन दोनों बार बार एक दूसरे टच करेगी, क्योंकि आप तो 1 मिनट के अंदर 12 से 13 बार ब्रीथ कर रहे हो, राइट। एक दिन में आप कितना सारा ब्रीथ कर रहे हो, तो वो टाइम पे अगर आपकी मेम्ब्रेन बार बार एक दूसरे से अगर टच कर रही होती और अगर बीच में फ्लूइड नहीं होता, तो हो सकता था कि वहां पे थोड़ा डैमेज क्रिएट होता, और लंग्स पे डैमेज क्रिएट करना इज नॉट समथिंग जिसको आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। यहाँ पे अगर कुछ होता है देन इट्स अ वेरी फेटल कंडीशन, इट इज सुपर फेटल कंडीशन। एक मैं आपको बात यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कई सारी जो डिजीज होती है ना लंग्स को रिलेटेड, उसको ठीक करने के बावजूद आपके लंग्स की कैपेसिटी कई बार वैसी नहीं होती जैसे पहले हुआ करती थी। काफी बार आपको ये देखने के लिए मिलेगा, कई सारे जो कंडीशंस होते हैं उसमें क्या होता है, वो लंग्स के टिश्यूज को ऐसे डैमेज कर देते हैं और उससे आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, एंड यू कैन नॉट लंग्स भी अपने आप को वहां पे ठीक नहीं कर पाते हैं, और उसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी उस पर्सन की थोड़ी सी कम हो जाती है, या उसकी लंग कैपेसिटी उसकी काफी कम हो जाती है जैसे उसकी पहले हुआ करती थी उस हिसाब से। सो लंग्स आर वेरी प्रेशियस फॉर यू एक्चुअली, इनको मेंटेन करना बड़ा जरूरी होता है। अगर इसमें कोई डैमेज होता है देन कई बार वो डैमेज को आप रिपेयर नहीं कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपका समझो 5% लंग्स में डैमेज हो गया तो वो हो गया, अब आप उसे रिपेयर नहीं कर सकते। अब आपको आपके 95% लंग के एफिशिएंसी से ही आपको काम करना पड़ेगा। आप ये चीज नोटिस करना, अगर आप कोविड के केसेस को अगर आप फॉलो कर रहे थे, तो काफी लोग कोविड से रिकवर होने के बाद भी वो नॉर्मल एक्टिविटी कर नहीं पा रहे थे। काफी लोग कोविड से रिकवर करने के बाद भी अब जो डे टू डे एक्टिविटी उनकी जो पहले थी ना, वो उस तरीके से वो कर नहीं पा रहे थे जैसे वो पहले कर पा रहे थे। बहुत ज्यादा जल्दी वो वीकनेस आती थी, दे यूज्ड टू गेट फटीग, बहुत जल्दी थक जाते थे वो लोग। सो दैट इज ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग। So lungs are something if they get damaged, at times उनको many conditions are there जहाँ पे आप damage को repair नहीं कर सकते हैं, right? So please understand this thing is very important for you. So याद रखिएगा, outer inner membrane जो आपकी यहाँ पे होगी, उसके बीच में आपको यहाँ पे fluid मिल रहा है, और ये fluid का क्या होता है? To avoid the friction. इसका काम होगा to avoid friction between the two bones, two membranes. Friction between the two membranes यहाँ पे आपका avoid किया जाएगा using this fluid. तो क्या आपको यहाँ पे प्लूरे यहाँ पे आपको समझ आ रहा है? इज द प्लूरे एंड द प्लूरे फ्लूइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. राइट। सो Yes, sir. प्लूरल फ्लूइड शुड बी वेरी मच क्लियर टू कि यार यहाँ पे इसका काम क्या है। याद रखना, ये ध्यान रखेगा कि आपके यहाँ पे फ्रिक्शन ना हो, और फ्रिक्शन ना होने का रीजन यहाँ पे क्योंकि आपके यहाँ पे फ्लूइड है, राइट। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? सो लेट्स सी ओवर हियर। लंग को आप ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे, सो आप ये सीक्वेंस आप जानते हो, यू नो व्हाट, यू हैव अ ट्राइकिया, यू हैव ब्रोंका है, राइट। ये टर्म्स को आप इग्नोर करो, ये टर्म्स आप पढ़ोगे आपके 4-5 साल के कोर्स के अंदर, राइट। दिस इज समथिंग गोइंग ऑन राइट नाउ। बजाय में आपके यहाँ पे ट्राइकिया आ रहा है, आपके ब्रोंका बन रहे हैं, ब्रोंका आपके बनाएंगे आपके ब्रोंक्यूल्स, जो बहुत छोटे हो जाते हैं, जो एंड में जाते जाते आपके बहुत छोटे हो जाएंगे वहां पे, राइट।
अब इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखो इस पिक्चर को। यहाँ पे आपको प्लूरा और वो सब तो आपको दिख जाएगा, राइट। अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर हियर, यहाँ पे देखो ध्यान से। अगर आप लेफ्ट लंग को देखोगे, आपका लेफ्ट लंग है, यहाँ पे आपको बीच में थोड़ा सा डिप्रेशन आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको एक डिप्रेशन या आपको फीचर यहाँ पे दिखेगा। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो लेफ्ट लंग है इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। आपको जो लेफ्ट लंग है यहाँ पे, इसको आपने दो लोब में डिवाइड किया। ये है मेरा एक लोब, दैट्स अ लोब नंबर 1, एंड ये है मेरा लोब नंबर 2। सो 2 लोब्स में आपने डिवाइड किया है आपके लेफ्ट लंग को। बट अगर वैसे ही अगर आप ध्यान से इस पिक्चर को अगर आप राइट लंग की तरफ देखोगे, तो यहाँ पे आपको कितने डिप्रेशन आपको दिख रहे हैं? यहाँ पे कितने डिप्रेशन आपको? 2 सर। हाँ, मतलब डिप्रेशन आपको यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, और आपके जो लोब्स यहाँ पे होंगे वहां पे होंगे 3। तो 2 डिप्रेशन मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे, और उसके वजह से क्या होगा, हमारे यहाँ पे 3 लोग होंगे। यू विल हैव अ अपर लोब, यू विल हैव अ मिडल लोब, एंड देन यू हैव अ लोअर लोब, राइट। तो याद रखना, योर लेफ्ट लंग विल हैव 2 lobes, राइट। ऑन द अदर साइड योर राइट लंग विल हैव 3 lobes, ओके। अब यहाँ पे जो बीच में जो आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे ये है आपका, यहाँ पे दिस वन ओवर हियर इज गोइंग टू बी कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच। और यहाँ पे आपको हार्ट दिख जाएगा, जो अभी फिलहाल आपके सामने नहीं है, बट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और नीचे जो आपको यहाँ पे मसल दिख रही है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नीचे जो आपको यहाँ पे मसल दिख जाएगी, ये मसल आपकी यहाँ पे होगी आपका डायफ्राम। दिस मसल इज गोइंग टू बी डायफ्राम, और इसने आपकी बड़ी मदद करनी है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ योर ब्रीदिंग। डायफ्राम इज गोइंग टू बी वन ऑफ द एसेंशियल मसल्स इन योर ब्रीदिंग। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपने, कुछ लोगों ने चैप्टर 20 पढ़ा होगा, 20 मतलब लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर, अगर आपने पढ़ा होगा, इनकेस अगर आपने वो पढ़ा है, कुछ लोगों ने अगर वो चैप्टर को देखा है, तो उसमें कुछ डिसऑर्डर्स आपके वहां पे आपको देंगे, ठीक है। उसमें कुछ डिसऑर्डर्स देखने के मिलते हैं। उसमें से एक होता है माइस्थेनिया ग्रेविस करके डिसऑर्डर होता है। तो एक डिसऑर्डर जो उसके अंदर होता है, वो ऑब्वियसली आप बाद में पढ़ोगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, बाद में आप पढ़ोगे। तो होता क्या उसके अंदर कि आपके मसल्स के काम करने की एफिशिएंसी कम होती जाती है टाइम के साथ साथ। जैसे आपके मसल काम करते हैं वैसे वो कर नहीं पाते हैं। अब एक टाइम बाद बच्चा या लड़का जो होता है वो चल नहीं पाता, अपने हाथ मूव नहीं कर पाता, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसका जो डायफ्राम होता है वो भी काम करना बंद कर देता है। डायफ्राम इज अ मसल बेसिकली, ये एक आपका मसल है। और जब डायफ्राम काम करना बंद कर देता है, तब आपकी ब्रीदिंग भी बंद हो जाती है, एंड दैट इज द लास्ट थिंग व्हिच विल हैपन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, एंड आफ्टर दैट द पर्सन यूजुअली डाइज, राइट। इस कंडीशन के अंदर यूजुअली लाइफ में आपका रहता है 20-21 ईयर्स तक, सपोर्ट के साथ, सपोर्ट मतलब मेडिकल सपोर्ट के साथ, और इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो ये जो मसल है मेरा यहाँ पे, ये मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि ये जो आपका डायफ्राम यहाँ पे है, इट इज वेरी एसेंशियल, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। अगर ये आपका काम नहीं कर रहा, देन यू विल हैव अ इम्पैक्ट, यू विल हैव अ फेटल इम्पैक्ट ऑन द बॉडी, सो प्लीज नो दैट। तो बस चाहता हूँ कि आप इतना रखो, बाकी सारे लेबिन्स आपको याद नहीं रखने। आपके लंग्स यहाँ पे, प्लूरे के बारे में मैंने यहाँ पे बात कर लिया, यू हैव दिस लोब्स ओवर देयर, एंड प्लीज नो द डायफ्राम। डायफ्राम वाला कंपोनेंट आप यहाँ पे याद रखो, ठीक है। लेट्स गो अहेड। कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। यू हैव अ लेफ्ट लंग स्मॉलर देन द राइट लंग, ठीक है। लेफ्ट लंग हैज 2 lobes, सुपीरियर, ऊपर वाला सुपीरियर, नीचे वाला इंफीरियर, राइट। राइट लंग विल हैव 3 lobes, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर। सो ये हमने यहाँ पे देखा था। इंटरनली अगर आप ऑब्जर्व करते हो, ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। आपके पास होता है प्राइमरी ब्रोंका है, देन आपके पास आता है आपका सेकेंडरी ब्रोंका है, देन यू हैव अ टर्शियरी ब्रोंका है, और उसके बाद टर्शियरी ब्रोंका के बाद आपको मिलेगा आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एंड देन यू विल हैव योर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, ठीक है। दैट इज समथिंग यू नो कि आप अंदर जा रहे हो तो आपको क्या क्या देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाए। याद रखना, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के अंदर आपको सी वाला रिंग आपको नहीं मिलेगा। यू डोंट फाइंड कार्टिलेजियस रिंग इन दीज 2 ब्रोंक्यूल्स, यहाँ पे आपको देखने के लिए आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी समथिंग एल्स। क्या आपने यहाँ पे देख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम पहुंच गए हमारे एल्वेलाई तक, वहां तक हम पहुंचते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। अब जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है, लेट मी जस्ट शो यू ओवर हियर व्हाट विल हैपन ना। आपका जब डक्ट आ जाता है, जब आपका एल्वेलर डक्ट आ जाता है, राइट, उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे एल्वेलर सैक। आपका एल्वेलर सैक आपको दिख जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि एल्वेलर सैक के अंदर आपको मिलेंगे कई सारे एल्वेलाई, आपको कई सारे एल्वेलाई यहाँ पे आपको दिख जाएंगे।
you get to see a large number of alveoli. और ये वो एरिया होगा जहां पे आपका होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस. दिस इज एरिया वेयर यू विल गेट टू सी योर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. यहाँ पे आपका होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसको आप सेपरेटली समझोगे कि वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो आप समझोगे आराम से. बट इतना अटकना, यहाँ पे आपका होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस. यहाँ पे आप लाइक आपके O2 को आप भेजोगे ब्लड के अंदर और यहाँ पे आप लोगे अपने CO2 को. सो दैट इज समथिंग व्हिच विल हैपन ओवर हियर. सो O2 आपका यहाँ पे रिलीज किया जाएगा, राइट. सो O2 यहाँ से आप रिलीज करोगे इनटू द टिश्यूज की तरफ और इसके अंदर आप भेजोगे अपने CO2 को आप यहाँ पे भेजना चालू करोगे. सो दैट इज समथिंग व्हिच विल हैपन ओवर हियर, राइट. और ये होता है मेरा यहाँ पे एल्वेओलार सैक. ओके, यही पिक्चर यहाँ पे लेके रखी हुई इन लोगों ने. दिस इज लुक लाइक अ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे. एंड ये पूरे को हम बोलेंगे सैक और एक एक सिंगल जो मेरा यहाँ पे यूनिट है उसे मैं बोलूंगा यहाँ पे एल्वेओलाई. और अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कई सारी ब्लड वेसल्स भी आपको दिख जाएंगी. अगर आप देखते हो यहाँ पे तो ऑल द एल्वेओलाई आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद द ब्लड वेसल. सारे के सारे जो मेरे एल्वेओलाई हैं यहाँ पे वो मेरे ब्लड वेसल के साथ काफी क्लोजली यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं. आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन सी दिस. ऑल दोस ब्लड वेसल कैन बी सीन ओवर हियर. यस सर. बड़ा ही इंपॉर्टेंस होगा हमारे लिए आगे वाली क्लास में. तो इसको हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, कितने एल्वेओलाई आपको मिलेंगे टोटल लंग्स के अंदर? राइट और लेफ्ट मिला के 300 मिलियन. ये नंबर याद रख लेना. इतने नंबर ऑफ एल्वेओलाई आपको मिल जाते हैं आपके दोनों मिला के, राइट और लेफ्ट लंग मिला के आपको मिल जाएंगे. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, एल्वेओलाई के अंदर आपको मिलता है आपका स्क्वैमस एपिथेलियम. ये आपको भूलना नहीं है. एल्वेओलाई के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम. एक टाइम था, एक जमाना था 2012 से लेके 2017 तक, ये लोग हर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पूछते थे फ्रॉम द एनिमल टिश्यू. और कुछ ऐसा ही होता था कि एल्वेओलाई में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, या आपका इन योर फैलोपियन ट्यूब में आपको कौन से एपिथेलियम मिलेंगे. सो दोस काइंड ऑफ क्वेश्चन दे यूज्ड टू आस्क. सो याद रखना, दिस इज समथिंग व्हिच दे डू आस्क, राइट. सो एल्वेओलाई विल हैव अ थिन वॉल स्क्वैमस एपिथेलियम. एक्सटेंसिव सप्लाई ऑफ ब्लड कैन बी सीन. ब्लड वेसल आपको यहाँ पे काफी क्लियरली आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे. हाँ, अब एल्वेओलाई के अंदर यू हैव समथिंग नोन एज अ लेसिथिन. तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, अगर आप एक एल्वेओलाई को ऑब्जर्व करते हो ना, अगर एक आप एल्वेओलाई को ऑब्जर्व करते हो तो इसके अंदर आपको एक कंपोनेंट मिलता है देखने के लिए, एंड दैट इज समथिंग नोन एज माय लेसिथिन. आपको लेसिथिन की लेयर यहाँ पे मिल जाएगी. सो यू गेट टू सी अ लेयर ऑफ लेसिथिन ओवर हियर. अब लेसिथिन करता क्या है, ये है क्या यहाँ पे, करता क्या है? लेसिथिन आपका सरफेस एरिया डिक्रीज करता है, राइट. वो सरफेस टेंशन, नॉट सरफेस, इट इज गोइंग टू डिक्रीज द सरफेस टेंशन. ये आपका सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा. ये आपका सरफेस टेंशन यहाँ पे आपका डिक्रीज करता है. और क्या चीज का ध्यान रखेगा कि यहाँ पे कि मेरे एल्वेओलाई कोलैप्स ना हो. इट इज गोइंग टू अवॉइड द कोलैप्स ऑफ एल्वेओलाई. याद रखना, ये अवॉइड करेगा, इट अवॉइड्स कोलैप्स ऑफ एल्वेओलाई. सो एल्वेओलाई का कोलैप्स यहाँ पे वो अवॉइड करता है. मतलब ध्यान रखता है कि यार मेरे एल्वेओलाई कोलैप्स ना हो, क्योंकि अगर मेरे एल्वेओलाई कोलैप्स हो गए तो मेरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा बंद. और ये चीज को ध्यान रखता है मेरा यहाँ पे लेसिथिन. तो याद रखना, लेसिथिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये भूलना नहीं आप लोगों ने कि लेसिथिन आपके यहाँ पे आपको मिलेगा. एंड लेसिथिन आपका डिक्रीज करता है यहाँ पे आपका सरफेस टेंशन. इज गोइंग टू डिक्रीज द सरफेस टेंशन. आपका सरफेस टेंशन यहाँ पे आपका डिक्रीज करेगा एंड गोइंग टू एंश्योर दैट कि आपके एल्वेओलाई यहाँ पे कोलैप्स ना हो. अब पता है कई बार क्या होता है, कई बार ऐसे केस आते हैं ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ कि बेबी बॉर्न हुआ और बेबी के जो एल्वेओलाई थे उसके अंदर लेसिथिन नहीं था. ऐसा कई बार होता है, बहुत रेयर है बट ऐसा होता है कई बार कि आपका जो बेबी बॉर्न हुआ उसके एल्वेओलाई के अंदर लेसिथिन नहीं था. और अगर ऐसी कंडीशन होती है तो बेबी ब्रीथ नहीं कर पाता. बेबी आपका ब्रीथ नहीं कर पाता. एंड एट टाइम्स इट्स वेरी फेटल. एट टाइम्स इट्स वेरी फेटल. एंड फेटल इन द सेंस द बेबी यूजुअली कोलैप्स, राइट. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली द बेबी यूजुअली स्किप्स टू डेथ. कभी आप नोटिस करना, जब बेबी बॉर्न होता है ना तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है वहां पे नर्सिंग टीम होती है उसकी कि उसे वो ब्रीथ करवाए. कभी अगर आपने नोटिस किया होगा कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है वहां पे डॉक्टर और नर्स की, दैट दे विल मेक श्योर दैट द बेबी विल स्टार्ट ब्रीदिंग, राइट. एंड जब वो रोना चालू करता है, दैट इज वन ऑफ द वेरी गुड साइन कि उसका ट्राइकिया ब्लॉक्ड नहीं है वहां पे
और उसका एल्वियोलाई भी वहां पे ब्लॉक नहीं है, बिकॉज इट हेल्प्स इन योर like sound formation as well. So that is the first thing they try to do over here, right? But अगर कई बार ऐसा होता है, many time it happens कि लेसिथिन नहीं होता, तो होता क्या कि आपके सारे एल्वियोलाई वहां पे होते हैं कोलैप्स, और अगर वहां पे आप करेंगे कोलैप्स, देन यस इट बिकम्स अ फेटल कंडीशन फॉर दैट न्यूली बॉर्न ऑफस्प्रिंग. ठीक है, तो क्या आपको यहाँ पे लेसिथिन वाला पार्ट यहाँ पे सबको समझ आ रहा है? इज द लेसिथिन पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. राइट, याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है. Yes, ये आपको this is something they can ask in the exam. They have asked this in the previous paper में नहीं, but पिछले कुछ सालों के अंदर ये पूछ चुके हैं. So you should know all those things. ठीक है, lowers the surface tension, और याद नहीं ये कोलैप्स होने से बचाता है. ओके, और कोशिश करना कि जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड विद सम काइंड ऑफ एग्जांपल. हम ट्राई करेंगे कि इसमें हर एक कंपोनेंट के अंदर कुछ एक कोई ना कोई मेडिकल एग्जांपल यहाँ पे दे आपको, ताकि आपको याद रहे. राइट, देन ओनली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स. ओके, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. तो ये हो गया यहाँ पे आपका लंग्स वाला पार्ट. अब हम क्या करेंगे, हम समझेंगे हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड योर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. लेट्स ट्राई टू सी नाउ what to call as a mechanism of breathing. अच्छा, एक बात बताओ, आपको तो ज्यादा मालूम होगा कि जब आप हायर एल्टीट्यूड पे आप जाते हो तो आपको ब्रीथ करने में डिफिकल्टी होती है. आपको मालूम होगा ये बात तो. Yes, राइट, sir. यू आर फ्रॉम हिमाचल, आपके एरिया में इतना नहीं होता, बट इफ यू मूव टू मोर हायर एल्टीट्यूड, राइट, ब्रीथ करने में थोड़ा डिफिकल्टी आता है. ऐसा क्यों होता है? सर वहाँ पे प्रेशर कम होता है. Sir, वहाँ का Or anything else? I can say you will have a thin layer of oxygen in that higher altitude. आपके higher altitude के अंदर आपको मिलता है thin layer of oxygen. और क्योंकि आपको वहां पे thin layer of oxygen आपको वहां पे मिल जाए, then that's why you find it difficult to breathe over there. तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आप मुझे सोच के बताओ कि यार फिर वहां पे लोग ये माउंट एवरेस्ट कैसे चढ़ते होंगे. सो व्हाट वुड बी द प्लान टू मैनेज दिस काइंड ऑफ कंडीशन? अगर आपका इतना कम है वहां पे ऑक्सीजन, तो वो लोग कैसे चढ़ते होंगे, या क्या प्लान हो सकता है? आपका क्या प्लान होगा? अगर समझिए आपका माउंटेन है, राइट, आप तो चलो आप तो लोकल आइट हो, आपको किसी को लेके जाना है जो महाराष्ट्र से है, राइट. आप जानते हो यहाँ से ऊपर जाते समय, यहाँ से ऊपर जाओगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे थिन लेयर, ऑक्सीजन का अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा, थिन लेयर थोड़ा यहाँ पे हो जाएगा, राइट. तो आपका प्लान क्या होगा? लाइक हाउ डू यू मेक श्योर कि जो तुम्हारा जो टूरिस्ट है तुम्हारे साथ यहाँ पे, या जो भी तुम्हारा फ्रेंड है यहाँ पे, उसको तुम ऊपर तक ले जाके कैसे वहां पे? सर हाँ जी, ऑक्सीजन बोलो कैसे कैसे? ऑक्सीजन सिलेंडर. चलो, एक अच्छा आपने सुझाव दिया ऑक्सीजन सिलेंडर, लेकिन यार ये बड़ा, इसमें होता है प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो होता है भारी, एंड यू हैव टू कैरी दैट. सो कोई एकदम एक्सपीरियंस माउंटेनियर हो ना तो ये कर सकता है. बाकी एक नॉर्मल टूरिस्ट आ रहा है, वो आ रहा है महाराष्ट्र से घूमने के लिए यहाँ पे, उसके लिए करवाना थोड़ा सही नहीं रहेगा, राइट. इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम, काफी उसके लिए फिजिकली एंड्यूरिंग होगा. सोचना इस बारे में क्या कर सकते हो तुम लोग यहाँ पे, अगर तुम उसे यहाँ पे पहुंचाना हो, या उसे तुम्हें यहाँ पे रह के, क्योंकि यहाँ पे कई सारे लोग वैसे भी रह रहे हैं, ऐसे नहीं कि यहाँ पे कोई रह नहीं रहा, यहाँ पे काफी लोग वैसे पहले से रह रहे हैं, राइट, लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही. ये तो आ रहा है महाराष्ट्र से, तो इसको आएगी दिक्कत. तो क्या प्लान आपका हो सकता है? थिंक अबाउट इट बाद में. लेट्स टॉक अबाउट योर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. इस बारे में हम लोग बात करते पहले, राइट. अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग चालू करने के पहले आप ये चीज याद रखना. पहले मैं आपको चाहूंगा कि आप इतना तो पहले याद रखो कि आपको नीचे मिल रहा है यहाँ पे डायफ्राम. मैं 2-3 चीजें आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप याद रखें यहाँ पे. एक तो आपका डायफ्राम याद रखें यहाँ पे पहले, दैट यू हैव अ डायफ्राम ओवर हियर. ये मैं चाहूंगा कि आप याद रखें यहाँ पे, राइट. लेट मी जस्ट राइट डाउन ओवर हियर. आई वांट टू रिमेंबर समथिंग लाइक योर डायफ्राम. ये आप याद रखें यहाँ पे. फिर एक चीज मैं आपको चाहूंगा याद रखने के लिए, दैट इज गोइंग टू बी योर इंटरकोस्टल मसल. इंटरकोस्टल मसल. कोई जानता है ये मसल मुझे कहाँ मिलेगी देखने के लिए? एनीवन? ये इंटरकोस्टल मसल कहाँ मुझे देखने के लिए मिल सकती है? डायफ्राम मैंने बता दिया आपको कि डायफ्राम कहाँ मिल रहा है आपको. ये लंग्स के बिल्कुल नीचे आपको मिलेगा, बिलो द लंग्स विल गेट टू सी द डायफ्राम,
सो बिलो द लंग्स, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। इंटरकोस्टल मसल अगर आपको मालूम नहीं है तो यहाँ पे देख लो, कहाँ गई, अरे रुको, ये रही। अगर आपको यहाँ पे रिब्स दिख रही है ना, यहाँ पे आपको जो रिब्स के बीच में जो आपको जो मसल्स दिख रही हैं, दे आर माय इंटरकोस्टल मसल्स, दे आर माय इंटरकोस्टल मसल्स। याद रखना, रिब्स के बीच में जो आपको जो मसल्स दिख रही होंगी वो होती है मेरी यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल। ये सब पिक्चर लगाने का रीजन यही है ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीज कहाँ पे आ रही है, राइट? क्योंकि याद तो आप वैसे भी कर लोगे कि ब्रीदिंग के टाइम पे इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, वो तो आप याद कर लोगे, लेकिन प्लीज नो दैट मेरी मसल्स होती कहाँ पे। These are the muscles you find between the ribs. रिब्स के बीच में आपको मसल्स देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी, राइट? एब्डोमिनल मसल्स जो आपकी होती है वो आपको नीचे मिलती है इन योर बैक, इन योर लोअर बैक के अंदर आपको मिलेगी आपकी देखने के लिए आपकी एब्डोमिनल मसल्स। तो उनको आप बाद में देख सकते हो, जो यहाँ पे आपकी है नीचे वाले एरिया में जो आपको मिलते हैं मसल्स, दिस आर माय एब्डोमिनल मसल्स, राइट? इन बारे में लोग बात करते हैं आराम से। तो पहले हमने करना क्या है, पहले लेट्स गो बैक ओवर हियर एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाँ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो जब मैं समझ रहा हूं यहाँ पे मेरे मैकेनिज्म को, तो मैं चालू करूंगा यहाँ पे विथ समथिंग नोन एज योर इंस्पिरेशन, राइट? विल स्टार्ट विथ समथिंग लाइक योर इंस्पिरेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद योर इंस्पिरेशन। अब जब मैं चालू कर रहा हूं यहाँ पे इंस्पिरेशन के साथ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं एयर को इनहेल करूंगा। सो हम यहाँ पे पहले समझेंगे कि आप यार एयर को इनहेल कैसे करते हो, हाउ यू टेक द एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनसाइड योर लंग्स। तो जब भी हम बात करते हैं इंस्पिरेशन की, तो आपको करना क्या है, यू हैव टू स्टार्ट विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर डायफ्राम। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू टॉक अबाउट, कि जब आप इंस्पिरेशन करना चाहते हो, जब आप ब्रीथ इन करना चाहते हो, तब सबसे पहले आपका क्या होगा, आपका होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर डायफ्राम। अब जब आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगर आपने देखा होगा डायफ्राम आपका ऐसे यू शेप में, इन्वर्टेड यू शेप में आपका ऐसे खड़ा था वहां पे, जब आपने डायफ्राम को देखा था उस पिक्चर, वो कुछ आपका इस तरीके से वहां पे खड़ा था। जैसे ही आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, आपका जो डायफ्राम यहाँ पे होगा इट विल गो टुवर्ड्स द लोअर साइड और ये फ्लैट हो जाएगा। तो जब मेरा डायफ्राम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आई विल सी इट विल बिकम फ्लैट, ये आपको पूरे तरीके से आपका यहाँ पे फ्लैट हो जाता है। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, मेरा डायफ्राम कुछ ऐसा बन जाएगा बिल्कुल। अब ये जो मेरा यू शेप का था वो यू शेप का रहा नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो हो जाएगा फ्लैट यहाँ पे। सो यहाँ पे हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट, और जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये आपका हो जाता है यहाँ पे फ्लैट। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो ओवर हियर, कि जब मेरा इंस्पिरेशन यहाँ पे हो रहा है, सो आई बी फाइंडिंग देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम व्हिच आई बी फाइंडिंग हैपनिंग। जब भी आप ब्रीथ इन कर रहे हो, सबसे पहली चीज आपके यहाँ पे होगी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच विल हैपन, राइट? अब ये करने का रीजन क्या होता है वो हम बाद में देखते हैं, इसकी एक करा क्यों जा रही है हम समझते बाद में, पर पहले ये याद रखना कि एक तो ये चीज आपके यहाँ पे होगी। दूसरी चीज आपकी ये होती है, देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, there will be a contraction of external intercostal muscle, external intercostal muscle। ये आपको याद रखना है जब आप बात कर रहे हो इंस्पिरेशन की। याद रखना आपका डायफ्राम तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही रहा है, उसके साथ साथ आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब आपको एक चीज यहाँ पे समझनी है बेटा, कि देखो होता क्या है कि जैसे आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आपके लंग्स के अंदर जो प्रेशर होगा ना, जो एयर प्रेशर होगा, वो हो जाएगा कम। जैसे ही आपका यहाँ पे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो आपका क्या होता है, आपका जो स्पेस होता है यहाँ पे आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है, आपका लंग्स के लिए जो स्पेस होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और यहाँ पे आपका जो एयर प्रेशर होगा यहाँ पे वो आपका हो जाएगा कम। और वो थोड़ा और कम हो जाएगा जब आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का। तो जब मेरे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आपकी थोरैसिक कैविटी इंक्रीज करती है। योर थोरैसिक कैविटी, आपकी थोरैसिक कैविटी will move upward and outward।
ये टर्म याद रखना, इट विल मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, मतलब ये बाहर के साइड थोड़ा इंक्रीज करेगा। जैसे ही आप करते हो आपका इसका कॉन्ट्रैक्शन, आपका थोरेसिक कैविटी आपका बाहर के साइड पे इंक्रीज करेगा। तो जब ये दो चीजें आपकी हो रही है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जब आपका इंटरकोस्टल मसल यहाँ पे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो याद रखना आपकी ओवरऑल थोरेसिक कैविटी आपकी होती है इंक्रीज। आपकी थोरेसिक कैविटी ओवरऑल आपकी होगी इंक्रीज, विल इंक्रीज। और जब आपकी थोरेसिक कैविटी आपके यहाँ पे इंक्रीज होती है, याद रखना आपके लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है, जो एयर प्रेशर यहाँ पे आपका होगा, वो हो जाएगा कम। वो आपका कंपैरेटिवली आपका यहाँ पे हो जाएगा कम। बाहर के एटमॉस्फेयर से आपके लंग्स के जो प्रेशर यहाँ पे होगा, वो आपका हो जाता है यहाँ पे कम। तो वो हम देखते हैं यहाँ पे, विल सी दैट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो इट ऑल स्टार्ट विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। फिर आपका होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ माय एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जिससे आपका थोरेसिक कैविटी आउटवर्ड और अपवर्ड आपका मूव करेगा। और ओवरऑल अगर आप देखोगे, पूरे को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो आपका थोरेसिक कैविटी का साइज यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, योर थोरेसिक कैविटी विल इंक्रीज इन साइज। और इस दौरान आपको क्या मिलता है, योर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर विल डिक्रीज। मतलब जैसे ही आपने यहाँ पे ये सारी चीजें की, आपके लंग्स के जो आपका जो एयर प्रेशर होगा, जिसे हम कहते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, वो आपका यहाँ पे हो जाएगा कम। यहाँ पे वो हो जाएगा आपका यहाँ पे कम, और इसी टाइम पे आपका जो एयर प्रेशर बाहर का है वो रहेगा ज्यादा। और आप तो इतना जानते हो कि आपका जो एयर जो आपका मूव करता है, वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ आपका यहाँ पे मूव करेगा। और इसी दौरान आपको क्या दिखेगा कि आपका जो एयर है, जो आपका बाहर के एटमॉस्फेयर जो आपका एयर है, वो रश करेगा इनटू योर lungs. That is when you will find your air from the outside will rush inside the lung. और वो क्यों रश किया? क्योंकि अंदर आपका प्रेशर यहाँ पे चेंज हो गया, ये हो गया कम हो गया। और जैसे यहाँ पे आपका अंदर के साइड पे प्रेशर आपका कम होता है लंग्स के अंदर, आप जानते हो दैट योर एयर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। और इसलिए आपका जो बाहर का साइड जो प्रेशर था वो ज्यादा था, सो फ्रॉम आउटसाइड द एयर विल गेट इनसाइड द लंग्स। और यहाँ पे इस तरीके से आपका इंस्पिरेशन यहाँ पे होगा। क्या ये वाली स्लाइड्स जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्या आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. पता चला नहीं चला? Yes, sir. गिव मी अ क्विक थम्स अप इन द चैट अगर पता चल जाए तो। गिव मी अ क्विक थम्स अप इन द चैट अगर आपको ये वाला स्लाइड यहाँ तक पता चल जाए तो। फटाफट गिव मी अ क्विक थम्स अप इन द चैट इफ यू आर क्लियर विद दिस मच अमाउंट ऑफ पोर्शन व्हिच इज बीइंग सेंट टोल्ड इनटू द स्लाइड। मैं इसको रिपीट करूंगा, मैं इसको रिपीट करे बगैर आगे बढ़ना ही नहीं है मैंने, बिकॉज दीस आर द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू नो ऑल दोस थिंग्स, राइट? तो जब मैं कहता हूँ यहाँ पे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, राइट, तो याद रखना दैट मीन्स ये आपका जो प्रेशर है आपके लंग्स के अंदर, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जब आप ब्रीथ नहीं कर रहे तब इक्वल है, जब आप ब्रीथ नहीं कर रहे ना तब अंदर जो प्रेशर है और जो बाहर प्रेशर है वो आपका इक्वल रहेगा। लेकिन जैसे ही आप ये सब चीजें चालू करते हो, जैसे आप इंस्पिरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट करो डायफ्राम को, ये मसल आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो टाइम पे आपकी थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होगी। और जैसे ही मेरी थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होती है, याद रखना आपका पल्मोनरी प्रेशर आपके लंग्स में है आपका यहाँ पे वो हो जाता है कम। और जैसे वो आपके यहाँ पे कम हुआ, एयर आपकी बाहर से यहाँ पे एंटर करके आपके अंदर आना चालू करेगी, राइट? इसके बियॉन्ड में नहीं जाऊंगा, आई वोंट गो बियॉन्ड दिस, आई मे हैव टू एंश्योर दैट कि आपको ये समझ आ रहा है, एंड देन आई विल बी गोइंग बियॉन्ड दिस। सो अभी तक के लिए हम इतना ही रखेंगे, वी वोंट बी गोइंग बियॉन्ड दिस, राइट? और मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको इसे बताने की कोशिश करूंगा, एंड आई आल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन यू वन ऑफ द कंडीशन जिसमें अगर ये सही से ना हो तो क्या हो सकता है। सो विल सी दैट लेटर ऑन, बट आई विल होप कि आप इतना यहाँ पे पढ़ोगे जब आप घर जाओगे, जितने मैं आपको यहाँ पे स्लाइड दूंगा, आई डू वेरी स्ट्रांगली होप कि आप इसको इतना तक आप एक बार देख लो, ताकि आपका मैकेनिज्म से वाला जो पार्ट है वो आपको वहां तक आपका सारा क्लियर हो जाए, वहां तक के अंदर जो भी आपको क्लियर हो जाए। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू डू दैट। इसके अलावा जब भी मैं कोई डिसऑर्डर की बात करता हूँ ना, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दैट कि वहां पे किस बारे में हमने बात किया था और किस पार्ट के बारे में हमने बात किया था, राइट? जब मैं बात कर रहा हूँ कोल्ड एंड कफ की, याद रखना इट इज बीन देयर इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, tuberculosis in the lungs, right? So please remember all those things. They will be very helpful for you to understand different kind of disorders and how you are going to treat them. So इतना पहले आपको यहाँ पे याद रखना है। और इस बारे में सोचना
try to think about this. You will get ample amount of time to think about this कि ये person को अगर हमें ऊपर ले जाना हो और हम चाहते कि वो वहां पे रहे कुछ दिनों के लिए, तो क्या tactical move आप यहाँ पे use कर सकते हो? What can be a tactical move I can use over here? So think about it. All right. Now अगर आपके पास कोई यहाँ पे question है, if you have any particular kind of question या इसका अगर आंसर है आपके पास, then please go ahead and tell me. So yeah, that is something you have to do. अगर आपके पास कोई question है यहाँ पे, then please go ahead and ask your question and get your things cleared. If you don't have any questions, then in that case, that is going to be a wrap.